उनके नाम से मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्वित कर सकते हैं। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्वित, जो फिर वो उस विकलांग व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और उसका कुछ हिस्सा ट्रस्ट के कामों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब उसके पास फंड्स हों तो उन्हें थोड़ी सी ग्रांट्स दे सकती है। इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो इनसफिशिएंट कॉर्पस है। अभी लेटेस्ट आई थिंक बैंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था निम्स का कि 70 मिलियन साइको सोशल डिसेबिलिटी के लोग इंडिया में हैं, जिसमें से ज्यादातर होमलेस हैं और पुअर हैं। 70 मिलियन हम यूजुअली एक एनजीओ का वो फिगर है जो हम पूरे डिसेबल के लिए काम करते हैं, और ये एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 70 मिलियन सिर्फ साइको सोशल डिसेबिलिटी के लोग हैं। और वर्ल्ड बैंक का जो स्टैंडर्ड है जो 10% हुआ करता था, अभी लेटेस्ट एक वर्ल्ड बैंक और WHO का स्टैंडर्ड, WHO और वर्ल्ड बैंक ने भी लेटेस्ट 2010 में एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड को बढ़ा के कहा है कि 15 to 18% ऑफ एनी गिवन पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का 15 या 18% आराम से आप मान के चलिए कि विकलांग हैं। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें ये परसेंटेज ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप वो लेकर चलें तो उस हिसाब से 100 करोड़ का कॉर्पस बहुत कम है। और क्योंकि ये कॉर्पस है तो इसके इंटरेस्ट से ट्रस्ट काम करता है, और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं तो कॉर्पस उतना ही है और ट्रस्ट की जो इनकम है, सालाना इनकम है, वो 2-3 करोड़ रुपए से कम हो गई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्वित ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकता। इस पॉइंट पे हम जो अपना ये प्रोजेक्ट इल ट्रीटमेंट और टॉर्चर पे कर रहे हैं, इसमें ये बात बार बार निकल कर आई है कई टेस्टिमनीज में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उसको बहुत इल ट्रीटमेंट और टॉर्चर सफर करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इस ट्रस्ट ऐसी एक संस्था में देने का प्रोविजन होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इल ट्रीटमेंट होता है उसको कंट्रोल कर सकें। ट्रस्ट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेयरपर्सन है, CEO जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे गवर्नमेंट से, 9 मेंबर्स हैं, 3 NGO से, 3 पेरेंट ग्रुप से और 3 DPO से। तो ये एक लेवल है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट में है। फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज से 8 मिनिस्ट्रीज से मेंबर्स होंगे जो एसोसिएटेड हैं। फिर ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लोकल लेवल कमिटीज होंगी और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। मगर इसमें जो विकलांग लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन की जरूरत है वो हर लेवल पर है। सपोर्ट सिस्टम और पीयर ग्रुप्स जो बनाए जाएं इस एक्ट के तहत, उसमें भी विकलांग लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और विकलांग लोगों का रिप्रेजेंटेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट में भी होना चाहिए। और उनके लिए जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो गार्डियंस और पेरेंट्स के थ्रू लिए जाते हैं, उसमें भी विकलांग लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें उस डिसीजन से ग्रीवियंस है या उन्हें लगता है कि जो आदमी उनके लिए डिसीजन ले रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए ले रहा है और उनको हार्म पहुंचा रहा है, तो उनको ये एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। Approved programs of the National Trust, promotion of independent living जो उनके ऑब्जेक्टिव में भी है, counseling and training for independent living, programs for respite care, foster family home and day care centers, to creation of more institutes जहाँ पे विकलांग लोगों को रखा जा सके, setting up of residential hostels and homes, development of self-help groups and setting up local level committees for granting guardianships। मगर इनका जो असल रिक्वायरमेंट जो हम चाहते हैं कि अब UNCRPD के आने के बाद हो, उसमें गार्डियंस का रोल लिमिट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेने का अधिकार खुद विकलांग आदमी को हो। रिहैबिलिटेशन इन सोसाइटी पर फोकस होना चाहिए। उनको इंस्टीट्यूशन में भेजने की बात नहीं होनी चाहिए, मगर इंस्टीट्यूशन से निकाल कर कम्युनिटी में, सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करने पर फोकस होना चाहिए।
इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत है, और इसके साथ साथ जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए उनकी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके लिए सपोर्ट प्लान्स बनाने चाहिए। तो इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट प्लान्स होने चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी नीड्स होती हैं, अपनी जरूरतें होती हैं, अपने इश्यूज होते हैं। तो हर एक के इंडिविजुअल प्लान को वो सब चीजें उनके सपोर्ट सिस्टम प्लान में अकोमोडेट करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक बात और जो चर्चा में है, जो अभी तक कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो एडवांस डायरेक्टिव्स की बात है कि जो लोग स्पेशली जो मेंटल डिसेबिलिटीज से सफर करते हैं उनको एडवांस डायरेक्टिव्स बनाने की का पावर होना चाहिए, या पावर ऑफ अटॉर्नीज बनाने का पावर होना चाहिए, कि वो अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां वो अपनी लीगल कैपेसिटी पूरी तरह एक्सरसाइज ना कर सकें, तो एक ऐसे टाइम पर जब वो बिल्कुल ठीक हैं, जब वो अपनी पूरी लीगल कैपेसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस वक्त वो किसी को नॉमिनेट कर दें कि अगर जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां वो अपनी पूरी लीगल कैपेसिटी नहीं एक्सरसाइज कर सकते, वहां पर वो इंसान उनकी तरफ से डिसीजन ले सके। तो वो इसको एडवांस डायरेक्टिव्स कहते हैं। ये इंग्लैंड वगैरह में आई थिंक यूज हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हम वहां से लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का डेवलपमेंट हो। नेशनल ट्रस्ट में तीन चार चीजें हैं जो काफी पॉजिटिव हैं, जो हमारे डिसेबिलिटी एक्ट में मिसिंग हैं और UNCRPD में भी दी गई हैं। वो ये कि देयर हैज टू बी स्पेशल फोकस ऑन पर्सन्स विद सिवियर डिसेबिलिटीज, women with disabilities, destitute persons with disabilities and senior citizens with disabilities। इसमें एक फोकस और जो होना चाहिए वो children with disabilities पे भी होना चाहिए, क्योंकि वो फोकस UNCRPD में दिया गया है। Thank you. I think take questions together later. ये जो मनोसामाजिक रूप से अक्षम हैं और उनके ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ज्यादातर बात नहीं होता है, क्योंकि विकलांगता में मनोसामाजिक रूप से जो अक्षम है वो भी बहुत बुरी तरह से मार्जिनलाइज्ड है, बहुत बुरी तरह से एक प्रांतिक जगह में रहते हैं। दूसरा बात ये है कि मेरे लिए ह्यूमन राइट्स वैल्यूज का बात करता है, खाली राइट्स और एंटाइटलमेंट्स और ड्यूटीज का बात नहीं करता है। ये एक वैल्यूज का बात है और ये एक जीवन जापन का बात है। हाउ यू लीड योर लाइफ, द वे यू लीड योर लाइफ एंड हाउ यू इंटीग्रेट द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स इन योर लाइफ। दिस इज माई पर्सनल पोजिशन and I see human rights as a very strong राजनैतिक एक अस्त्र, जिससे हम क्षमता का रूप बदल सकते हैं। ये थोड़ा मैं ब्रीफिंग में करना चाह रही थी, और मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम दो आदमी का बात सुनेंगे जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, मनोसामाजिक रूप से जो अक्षम है उनके बात हम सुनेंगे, और थोड़ा बहुत हम बुनियादी दौर में कॉन्सेप्ट्स लेके थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं ये अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ जहां मैं कोई क्वेश्चंस उठाना चाहती हूँ, क्योंकि कानून में जो कुछ लिखा है बहुत सारे फंकी आर्टिकल्स हैं जो हम क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, मगर वो किताब में है। बुनियादी तौर पे अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली अग्री नहीं करते हैं तब वो फंकी आर्टिकल से हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। अभी अंजलि क्या है? अंजलि संस्था है, अंजलि रिस्पॉन्स है, अंजलि एक लड़की है, कौन है? अंजलि एक आइडेंटिटी है जो आइडेंटिटी बना था 2000 साल में एक रिस्पॉन्स के जरिए, क्योंकि बंगाल में हम लोग देख रहे थे कि 34 साल का लेफ्ट रजीम होने का बावजूद बहुत सारे वायलेशंस हो रहे थे मानसिक अस्पताल में, और वो बातचीत कभी पब्लिक
पब्लिक डोमेन में आ नहीं रहा था, उसका वॉइसेस हम लोग सुन नहीं रहे थे। और जितना तक हम सुन नहीं रहेंगे, जितना तक हम सोशल डिस्कोर्स नहीं बनाएंगे, राइट का चर्चा, एंटाइटलमेंट्स का चर्चा बहुत दूर रहता है। तो इसीलिए हम लोग तैयार किया था कि हम लोग घुसेंगे मानसिक अस्पताल में बंगाल में, और हम लोग घुस गए। अब कैसे घुसे ये एक दूसरा स्टोरी है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल स्टोरी है, वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है बताने का। हम लोग अभी 3 सरकारी अस्पताल में काम करते हैं और हम लोग उधर बैठ के काम करते हैं। और अभी जैसा हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं, अभी ये पार्टनर्स क्या है, ज्यादातर पार्टनरशिप का हम लोग समझते हैं कि हम एनजीओ हैं, हम जाके सर्विस डिलीवरी करेंगे। ऐसा रिलेशनशिप हमारा सरकार के साथ नहीं है। वो बहुत अच्छी तरह से हम लोग को पहचान गए हैं और समझ गए हैं कि ये लोग खाली सर्विस नहीं देगा, उसके साथ ह्यूमन राइट्स का मुद्दा वो लोग उठाएगा और पब्लिक डोमेन में लाएगा। ये है हम लोग का एक काम जो इंस्टीट्यूशन में हम लोग करते हैं। उसमें हम लोग पुनर्वासन का काम भी करते हैं, उसमें हम लोग स्किल्स ट्रेनिंग का काम भी करते हैं, हम लोग का थोड़ा बहुत इनकम जनरेशन का काम भी हम लोग करते हैं। दूसरा जो काम है वो है कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में भी हम सरकार के साथ जोट बना के काम करते हैं, जहां बीपीएल कम्युनिटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का महिलाओं जो है उसको हम जोट बनाए हैं, और वो जोट बना के मानसिक स्वास्थ्य का जो मुद्दा है वो कम्युनिटी पे लेते हैं। और तीसरा जो काम हम करते हैं, जिसके लिए हम आए हैं इधर, और मैं आभारी हूँ राजीव का और सीमा का जो इधर बुला लिया मेरे को। ज्यादातर कोई बुलाता नहीं है, सब सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा इधर गोलमाल है। मेरा निकनेम है फ्रूट एंड नट, बट वो दूसरा बात है। और एडवोकेसी इनिशिएटिव हम लोग बहुत ज्यादा मीडिया के साथ एंगेज करते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिसी का साथ एंगेज करते हैं, थोड़ा बहुत कानून का साथ एंगेज करते हैं, और बहुत सारा आदमी हम लोग मोबिलाइज करते हैं। क्योंकि पब्लिक को अगर मोबिलाइज नहीं करते हैं, उसका इमेजिनेशन में अगर मनोसामाजिक अक्षमता का मुद्दा नहीं डालते हैं, तो हम लोग को लगता है कि वो पॉलिसी खाली करने से नहीं होगा। ये है थोड़ा बहुत अंजलि का इंट्रोडक्शन। अभी हम जो प्रेजेंटेशन करेंगे वो प्रेजेंटेशन हम UNCRPD का एक आर्टिकल लेके करेंगे, वो है लीगल कैपेसिटी। क्योंकि बुनियादी तौर में ये एक आर्टिकल है जो हम लोग को मनोसामाजिक रूप से अक्षम व्यक्ति का जीवन यापन का गुणमान